हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीएस का सेशन। आज जनरल साइंस का सेशन है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो कृपया स्टार्ट करते हैं आज का पहले प्रश्न के साथ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो दोस्त, कौन सा रुधिर वर्ग? आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। रक्त का जो वर्ग होते हैं, रक्त वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्त? ए बी, ओ और बी। तो आप ध्यान रखिएगा, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता दोस्त? वह है ओ। इसका आंसर क्या है दोस्त? ओ। आप ध्यान रखिएगा, जो ओ वर्ग का रक्त है उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? ओ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो दोस्त, जो नोबेल गैस, जिसे हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं, कौन सी अक्रिय गैस या नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो वह है रेडोन। आप ध्यान रखिएगा, रेडोन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। साथ ही दोस्त, रेडोन जो है, जितने भी नोबेल गैस हैं, जो भी अक्रिय गैस है, उसमें सबसे भारी जो गैस है वो है रेडोन। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है तो है रेडोन। साथ ही वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला नोबेल गैस कौन सी है? तो वह है आर्गन। आप ध्यान रखिएगा, आर्गन जो है ये सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है। साथ ही दोस्त, अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैस है इसे आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो नोबेल गैस है अक्रिय गैस, इसे आवर्त सारणी के समूह 18 में रखा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है रेडॉन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी चीज़ को मापने के लिए यूनिट की काम होती है, इकाई होती है। तो उसी तरह ओजोन परत मापने की इकाई क्या है दोस्त? यह है डोप्सन। आप ध्यान रखिएगा, ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है? तो यह है डोप्सन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डोप्सन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग कौन सी होती है? तो दोस्त, छोटी आंत, जो छोटी आंत है, इसकी सबसे जो बड़ी भाग होती है उसे हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं दोस्त? इलियम। आप ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग कौन सी होती है? इलियम। जैसा कि छोटी आंत जो होते हैं इसके 3 भाग हैं। छोटी आंत के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है ग्रहणी। क्या होता है दोस्त? ग्रहणी। दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो सबसे जो छोटी होती है, छोटी भाग, वो है ग्रहणी, जिसे हम डियोडेनम भी कहते हैं। दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग जो होती है इलियम। साथ ही दो, छोटी आंत, जितने भी पाचन क्रिया, जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है, ये सभी कहाँ नियंत्रण होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, जो भी जितने भी चीज़ों का पाचन होता है, ये सभी क्रियाएं कहाँ होती है? ये सभी होती है छोटी आंत में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? इलियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पौधे अपना जो भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही बनाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? ये होता है जल से। आप ध्यान रखिएगा, कहाँ से दोस्त? जल। तो इसका आंसर क्या है? जल। साथ ही दोस्त, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका ग्रहण किया जाता है, परंतु जो ऑक्सीजन होता है इसका निष्कासन किया जाए। यदि आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान किस गैस का निष्कासन होता है, तो यह है ऑक्सीजन। और पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो कौन सी है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका पिता किसे माना जाता है? मोसले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आवर्त सारणी है इसका प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए तो पिता के रूप में, सिंपल यदि पूछा जाए कि आवर्त सारणी का पिता के रूप में या जनक के रूप में किससे जाना जाता है,
तो वह है मेंडलीव, परंतु आधुनिक यदि पूछ दे तो वह है मोसले। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मोसले। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्ती की संख्या है 7 और समूहों की संख्या कितनी है? 18। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि हम बता चुके हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 7। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्त कोबाल्ट, जो कोबाल्ट है इसकी परमाणु संख्या होती है 27। कितनी दोस्त? 27। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी तत्व हैं उसके परमाणु संख्या आप याद कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्हें कृपया आप ज़्यादा याद मत करें, जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें ही याद करें। जैसे कम से कम 1 से 30 तक आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट जो भी तत्व हैं उसके बारे में, जैसे सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनियम, सीसा, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं। तो इसके आप परमाणु संख्या याद कर लें। तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी है? यह है 27। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो दोस्त ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है? इसका होता है ल्यूमेन। आप ध्यान रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। तो जो भी मात्रक है उन्हें आप याद कर लें। जैसे कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का वाट। ठीक है, कार्य का क्या होता है? कार्य का जूल। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो भी मात्रक, उन्हें आप याद कर लें। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ल्यूमेन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? अवतल लेंस। साथ ही दोस्त यदि आपसे पूछे कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वह उत्तल लेंस। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यह है अवतल लेंस। परंतु आपसे पूछे कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यह है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है दोस्त? तो निकट दृष्टि दोष में होता है कि आपको जो नज़दीक की वस्तुएं हैं ये दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देगा। आप ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में यही होता है कि निकट की जो वस्तु होती है वो आपको दिखाई देगी, परंतु दूर की जो वस्तु होती है वो आपको दिखाई नहीं देगी। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में जस्ट इसका उल्टा, मतलब दूर की वस्तुओं जो है वो आपको दिखाई देगा, परंतु जो निकट की वस्तु है आप उसे नहीं देख सकते हैं। तो यही होता है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर क्या था? अवतल लेंस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। उत्प्लावन का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, उत्प्लावन का नियम जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया दोस्त? ये दिया गया आर्किमिडीज के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज हैं, उन्हीं के द्वारा उत्प्लावन का नियम दिया गया है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे ग्रीस का। आप ध्यान रखिएगा, जो आर्किमिडीज हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये हैं ग्रीस का। तो उत्प्लावन का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? यह है आर्किमिडीज। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक किसमें होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की तीव्रता होती है ये सबसे होती है अधिक कहाँ दोस्त? निर्वात। निर्वात जो होते हैं इसमें प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्वात। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की चाल है इसे सबसे पहले जो ज्ञात किया था वो किया था रोमर। रोमर जो नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था प्रकाश की चाल के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो रोमर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोमर। साथ ही साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका सिद्धांत किसने दिया है? ये दिए हैं आइंस्टीन। तो आप ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोमर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश किससे होकर गुजरता है?
तो आप ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये कब होता है? जब प्रकाश हीरे से होकर कांच में गुजरता है। यदि हीरा, आप ध्यान रखें, जो प्रकाश होता है यदि वो हीरे से कांच में गुजरता हो तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में होकर गुजरता हो। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हीरे से कांच। साथ ही दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मृग मरीचिका का बनना किसके कारण होता है? तो मृग मरीचिका का बनना जो होता है ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? हीरे से कांच में प्रवेश करना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो दोस्त, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? यह है हाइड्रोजन। आप ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, किस गैस को? यह हाइड्रोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ब्रह्मांड, जो सूर्य, वो पूरी तरह से किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ हाइड्रोजन। आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण से बन के सूर्य का जो विकास हुआ ये हाइड्रोजन और हीलियम के ही संयोजन से हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, तो भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? हाइड्रोजन। साथ ही साथ हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? यह है हाइड्रोजन। साथ ही साथ दोस्त, जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो अम्ल में जो गैस पाई जाती है वह है हाइड्रोजन। तो आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन के बारे में, जितने भी अम्ल है, अम्लों में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। अब बात आई अम्ल, तो अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह हमेशा 7 से कम होता है। कितना दोस्त? 7 से कम। साथ ही साथ उदासीन, उदासीन का जो पीएच मान होता है वो पूरी तरह से 7 होता है। और बात आई क्षारीय, तो क्षारीय के बारे में देख लेते हैं। तो क्षारीय का जो पीएच मान होता है ये 7 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्त, समुद्री जल से नमक जिस विधि द्वारा तैयार किया जाता है वो कौन सी विधि है दोस्त? वह है बाष्पीकरण। आप ध्यान रखिएगा, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना किस विधि के द्वारा होता है? तो यह है बाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या है? बाष्पीकरण। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। सोना किसमें पूरी तरह से घुल जाता है? तो आप ध्यान रखिए, सोना ये जो पूरी तरह से घुलता है ये किसमें घुलता है दोस्त? ये घुलता है अम्ल राज में। आप ध्यान रखिएगा, सोना किसमें पूरी तरह से घुलता है? अम्ल राज में। अम्ल राज जिसे हम H2SO4 भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्ल राज कहा जाता है। तो सोना किसमें घुलता है? ये घुलता है अम्ल राज में। तो इसका आंसर क्या है? अम्ल राज। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्त, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये होता है राइबोसोम में। कहाँ दोस्त? राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या है? राइबोसोम। आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये होता है राइबोसोम में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। आपातकालीन ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से किससे जाना जाता है? तो यह है एड्रिनल ग्रंथि। आप ध्यान रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि जो है इसे आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में, क्योंकि जितने भी उत्तेजना, भय, डर इत्यादि जो भी चीज़ें होती है ये किस हार्मोन या किस ग्रंथि के स्रावन से होती है? तो ये होती है एड्रिनल ग्रंथि के कारण। आप ध्यान रखिएगा, तो इसी कारण से आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे लड़ो एंड उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, फायर ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं इंग्लिश में। आप ध्यान रखिएगा, लड़ो एंड उड़ो मतलब फायर ऑफ फ्लाइट। तो आपातकालीन ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये कितना होता है दोस्त? 2.42। आप ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक जो होता है हीरा का ये कितना होता है? 2.42। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 2.42। चलते हैं प्रश्न नंबर 21। तंबाकू में बिजली पदार्थ कौन सी होती है? बिजली पदार्थ, माफ करिए दोस्त, तंबाकू में कौन सी जहरीली पदार्थ होती है? यहाँ जहरीली होना चाहिए। तंबाकू में कौन सी जहरीली पदार्थ होती है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी होती है? निकोटीन। आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप तंबाकू सेवन करते हैं उसमें कौन सी जहरीली पदार्थ होती है? तो वो होती है निकोटीन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? निकोटीन।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। त्वरित चालक किसका बनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो त्वरित चालक बनाया जाता है ये बनाया जाता है तांबा। किसका दोस्त? कॉपर जो है इसी का त्वरित चालक बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तांबा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक एवं सीधा। अब ध्यान रखिएगा, काल्पनिक एवं सीधा होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा काल्पनिक एवं सीधा होता है। तो इसका आंसर क्या है? काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण है वह है धूलकण। धूलकण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का होना संभव हो पाता है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण क्या है? यह है धूलकण। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। आतिशबाजी में जैसे आप पटाखे वगैरह छोड़ते हैं तो हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, आतिशबाजी में जो हरा रंग होती है वो होती है बेरियम। कौन सी दोस्त? बेरियम। आप ध्यान रखिएगा, जो पटाखे आप छोड़ते हैं तो उसमें हरा रंग जो निकलता है वो कौन सी धातु होती है? वो होती है बेरियम। और साथ ही साथ जो लाल जो निकलती है, लाल रंग, वो होती है स्ट्रांसियम। तो आप ध्यान रखिएगा, आतिशबाजी में हरा रंग होती है बेरियम और लाल रंग होती है स्ट्रांसियम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरा रंग पूछा है तो इसका आंसर है बेरियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम जो होती है ये सबसे हल्की धातु। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे धातु पूछा है परंतु ये आपसे पूछे सबसे हल्की तत्व कौन सी होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन। आप ध्यान रखिएगा, तत्व के बारे में पूछे तो हाइड्रोजन और धातु के बारे में पूछे लिथियम। इसी तरह यदि आपसे पूछे कि सबसे भारी तत्व कौन सी होती है तो वह है हीरा। और यदि आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु कौन सी है तो वह है प्लेटिनम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? यह है लिथियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त यूरिया, जो यूरिया है इसका रासायनिक नाम है कार्बोमाइड। क्या है दोस्त? कार्बोमाइड। आप ध्यान रखिएगा, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोमाइड। तो इसका आंसर क्या है? कार्बोमाइड। साथ ही दोस्त पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया जो तत्व है वो कौन सा है? यूरिया है। आप ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला में प्रथम रूप से तैयार किया गया जो तत्व है वो कौन सी है दोस्त? वह है यूरिया। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोमाइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है दोस्त? यह है श्वसन से। आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रमुख रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है श्वसन से। साथ ही साथ इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ पावर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? श्वसन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उसको खिलने एवं जो बंद होने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अनुकुंचन। क्या कहते हैं दोस्त? अनुकुंचन। तो इसका आंसर क्या है? अनुकुंचन। आप ध्यान रखिएगा, जो फूल होते हैं उसे खिलने और बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकुंचन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो दोस्त लकवा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लकवा होता है ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन B7। आप ध्यान रखिएगा, लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B7। तो इसका आंसर क्या है? B7। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्त जो हमारा सेशन चल रहा है करंट अफेयर का, उसके साथ भी जुड़ें, क्योंकि करंट अफेयर से अपडेट रहना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का सेशन, जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो हाई लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे वो लो लेवल के एग्ज़ाम हो। कृपया आप हमारे जो भी सेशन चल रहे हैं GK एवं GS, साथ ही साथ करंट अफेयर, दोनों के साथ आप एडजस्ट करें।
क्योंकि यही आपकी सफलता की पहचान होगी। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। एक चीज ध्यान करो।